नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। बुलेटिन में आज बात होगी देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कैबिनेट सचिव की 9 राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ डिजिटल बैठक हुई है। बैठक में किन बिंदुओं पर विस्तार से बातचीत हुई है, देंगे आपको जानकारी। इसके साथ ही साथ कोविड महामारी के वैश्विक आपात के बीच इस बार स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को लेकर गृह मंत्रालय ने खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस पर देंगे आपको जानकारी। साथ ही बताएंगे शंघाई सहयोग संगठन में शामिल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की डिजिटल बैठक हुई है और दुनिया भर में जारी कोविड संकट से निपटने के उपायों पर चर्चा हुई है। इसकी देंगे जानकारी। साथ ही बताएंगे देश और दुनिया में कोविड की क्या है स्थिति, विभिन्न राज्यों में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने शुक्रवार को 9 राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक कर राज्यवार कोविड रणनीति की विस्तृत समीक्षा की। डिजिटल बैठक में जिन राज्यों ने हिस्सा लिया उनमें असम, बिहार, तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, झारखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इस दौरान उन राज्यों में कोरोना की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया गया है और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे पर खास ध्यान देने के लिए कहा गया। इन राज्यों को ये सलाह दी गई है कि वे जांच में तेजी लाएं और कंटेनमेंट क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करें। साथ ही कंटेनमेंट योजना को कड़ाई से लागू करने के साथ ही स्वास्थ्य ढांचा बढ़ाने और कोविड-19 मामलों का प्रभावी क्लिनिकल प्रबंधन सुनिश्चित करने को कहा गया है। इन राज्यों में हाल के समय में कोरोना संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। बैठक के दौरान उन कारकों पर भी गौर किया गया जिनके कारण इन राज्यों में हाल के समय में संक्रमण में बढ़ोतरी दर्ज की गई। असम, बिहार, बंगाल समेत इन 9 राज्यों में हाल के दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। देश में पिछले 7 दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में 28% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज हुई। इस दौरान 2,84,000 से अधिक नए मामले सामने आए। इनमें करीब 43% केस पूर्वी राज्यों से आए। इसके बाद दक्षिण भारत से 39% और सबसे कम 20.74% कोरोना के मामले देश के उत्तरी इलाके से सामने आए हैं। क्षेत्रवार राज्यों में पिछले 7 दिनों में कोरोना के मामलों में इजाफे की बात करें तो उत्तर भारत में बिहार में 17 जुलाई से 24 जुलाई के बीच कोरोना के केस में 47% का इजाफा हुआ। उत्तर प्रदेश में इस अवधि के दौरान 33% से ज्यादा केस बढ़े हैं और ये 43,000 से बढ़कर 58,000 तक पहुंच गए। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी है और इस दौरान सिर्फ 7.3% केस ही बढ़े हैं। रोजाना 1000 से 1500 के बीच ही केस सामने आए हैं। पूर्वी राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा में 7 दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। पश्चिम बंगाल में 17 जुलाई से 24 जुलाई के बीच 43% केस बढ़े हैं। असम में 7 दिन में 9,000 नए केस सामने आए हैं और कुल केस में 45% का इजाफा हुआ है। ओडिशा में 37% से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। पश्चिमी राज्यों में महाराष्ट्र में 7 दिनों में 63,000 से ज्यादा केस आए हैं। कुल मामलों में 22.23% का इजाफा हुआ है। गुजरात में 17 से 24 जुलाई के बीच 15.38% कोरोना के केस बढ़े हैं। राजस्थान में 7 दिन में 22.24% कोरोना के मामले बढ़े हैं। मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश में पिछले 7 दिन में कोरोना के 25% मामले बढ़े हैं। यहां अब तक 25,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 32% नए केस बढ़े हैं। दक्षिण भारत में हाल के दिनों में कोरोना के मामलों में तेजी आई है। तमिलनाडु के बाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कोरोना के केस बढ़े हैं। तमिलनाडु में कोरोना के केस 2 लाख के करीब पहुंच रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में 23.40% केस आए हैं। कर्नाटक में 57% से ज्यादा और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा 91% से अधिक नए कोरोना के केस आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश भर में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 13 लाख को पार कर गई है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से देश में स्वस्थ हो चुके कोरोना मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। कल लगातार तीसरे दिन एक ही दिन में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में बड़ी तेजी दर्ज की गई।
शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 34,602 कोरोना मरीजों के ठीक होने का अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा दर्ज किया गया। देश भर में अब तक 8.25 लाख से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और रिकवरी दर जो है वो 63.45% हो गया। साथ ही सक्रिय और स्वस्थ मरीजों के बीच का अंतर भी लगातार बढ़ रहा है। स्वस्थ हो चुके कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या की वजह से सक्रिय मामलों के साथ अंतर भी 3,77,000 से ज्यादा हो चुका है। स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पित प्रयासों से कोरोना मामलों में मृत्यु दर लगातार घट रही है और ये घटकर 2.38% पर आ गई है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट की रणनीति को अपनाने के बाद से नमूनों के परीक्षण में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। देश में कोविड परीक्षण प्रयोगशालाओं की मौजूदा संख्या 1,290 हो चुकी है और अब तक 1,55,00,000 से ज्यादा कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड नमूनों का परीक्षण 11,179 पर पहुंच गया है। शंघाई सहयोग संगठन में शामिल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की डिजिटल बैठक में दुनिया भर में जारी कोविड संकट से निपटने के उपायों पर चर्चा हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस महामारी को काबू में करने के लिए भारत की राजनीतिक प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए इससे निपटने के लिए भारत सरकार के कदमों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहां पे प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कोविड-19 मरीजों की संख्या और मृत्यु सबसे कम है। उन्होंने कहा कि देश में पहले पीपीई किट का एक भी निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में ही देश में इसके निर्माण की क्षमता जो है वो हासिल हुई है और अब उत्कृष्ट पीपीई का निर्यात भी किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति पर बल देते हुए कहा कि कोविड-19 के दौरान इसने जनसंख्या की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2014-2023 को पूरा करने के लिए SCO स्वास्थ्य मंत्रियों की मौजूदा संस्थागत बैठकों के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर एक उप समूह के गठन का प्रस्ताव भी दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड-19 के बाद विश्व की आर्थिक स्थिति सुधारने में भारत और आसियान प्रमुख भूमिका अदा करेंगे। आसियान के उद्यमियों के साथ सीमा पर संवाद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य उनके अनुकूल होगा क्योंकि भारत और आसियान देशों में नई ऊंचाइयां छूने की समान योग्यता, साहस और संकल्प शक्ति है। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान के बीच घनिष्ठ व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों के कारण ये क्षेत्र कोरोना के बाद के समय में विश्व की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। उन्होंने कहा कि आसियान के साथ व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों को प्रोत्साहित करने में पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशेष भूमिका होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी अध्यक्ष के नेतृत्व में एक समिति गठित करने का फैसला किया। ये समिति भारत में रहे और अध्ययन कर रहे कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश तय करने के साथ ही इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक छात्रों को जुटाने के उपायों के बारे में सुझाव देगी। भारत में रुके और भारत में पढ़े विषय पर मंत्रालय से जुड़े तकनीकी और स्वायत्त संस्थानों के प्रमुखों के साथ विचार विमर्श के दौरान केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ये घोषणा की। ये समिति अच्छा प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों में दाखिला बढ़ाने के लिए एक तंत्र भी सुझाएगी। समिति को एक पखवाड़े के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। दिल्ली में कल कोरोना वायरस के 1025 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 1,28,389 हो गई। दिल्ली में शुक्रवार को 1,866 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। राजधानी में अब तक कुल 1,10,931 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी में अब तक कोरोना वायरस की कुल 9,08,735 जांच की जा चुकी है। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की बात करें तो इनकी संख्या 702 हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 9,615 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। राज्य में अभी तक कुल 3,57,117 लोगों के शुक्रवार तक कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। राज्य में अब तक कुल 1,99,967 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त हुए। राज्य में कोविड-19 महामारी के फैलाव को रोकने के लिए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसमें न केवल जांच प्रक्रिया को सुरक्षित बनाए रखने बल्कि सुरक्षित दूरी अपनाने में सहायता भी मिल रही है।
और इसी बीच कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए महाराष्ट्र के नागपुर में आज और रविवार को जनता कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं दूसरे राज्यों की बात करें तो बिहार में कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की दर 66% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1083 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 20,959 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड की राजधानी कोहिमा में 25 जुलाई से लॉकडाउन लगाया जाएगा। मेघालय सरकार ने 26 जुलाई की मध्यरात्रि से 29 जुलाई की मध्यरात्रि तक शिलांग में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इधर केरल के तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 7 पार्षद कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद से निगम महापौर खुद क्वारंटीन में चले गए। कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से उड़ीसा सरकार ने लोक सेवा भवन को 48 घंटे तक बंद रखने का फैसला किया है। कोविड महामारी के वैश्विक आपात के बीच इस बार स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को लेकर गृह मंत्रालय ने खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय की सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित राज्यों को 15 अगस्त को लेकर गाइडलाइंस भेज दी हैं। मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस मनाने के दौरान गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से संबंधित आवश्यक नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन, बड़ी संख्या में इकट्ठा न होना जैसे आवश्यक नियमों के पालन पर खास जोर दिया गया। गाइडलाइंस के अनुसार लाल किले पर होने वाले कार्यक्रम में सशस्त्र बलों और दिल्ली पुलिस की ओर से प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराना, प्रधानमंत्री का भाषण, राष्ट्रगान और अंत में तिरंगे वाले गुब्बारे उड़ाने का कार्यक्रम रखा गया है। राष्ट्रपति भवन में होने वाले एट होम कार्यक्रम में भी इस बार आवश्यक नियमों का ध्यान रखा जाएगा। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में कार्यक्रम 9 बजे के बाद मनाया जाएगा। राजधानियों में मुख्यमंत्री द्वारा ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, गार्ड ऑफ ऑनर लिया जाएगा। राज्य सरकारों को समारोह छोटे स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की अनिवार्यता के साथ ही संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय के आदेश हैं कि कोरोना योद्धाओं को प्रोत्साहित करने के मकसद से उन्हें सम्मानित करना है और उन्हें बुलाया जा सकता है। कोरोना संकट के बीच विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए जारी वंदे भारत मिशन अब अपने 5वें चरण में प्रवेश करने जा रहा है। एयर इंडिया ने यह बताया है कि वंदे भारत मिशन का 5वां चरण 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। इस अभियान के तहत अब तक एयर इंडिया के 53 देशों से 2.5 लाख से ज्यादा भारतीयों को स्वदेश पहुंचाया गया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। विश्व में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 1,56,65,000 के पार हो चुकी है, जबकि 6,38,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना मामलों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां पे अब तक 41,06,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,45,900 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील की बात करें तो वहां पे अब तक 22,87,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और 85,000 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है। भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से प्राप्त अनुरोध के आधार पर उत्तर कोरिया को 10 लाख अमेरिकी डॉलर कीमत की मेडिकल सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। इसके अलावा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए भारत के पहले स्वदेश निर्मित टीके कोवैक्सीन के मनुष्य पर क्लिनिकल ट्रायल का पहला चरण शुक्रवार को एम्स में शुरू हो गया और 30 साल की उम्र के एक व्यक्ति को पहला इंजेक्शन लगाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने शुक्रवार को चेतावनी दी है कि कोविड-19 के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी विकसित होने में अभी लंबा वक्त लगेगा और टीका आने के बाद ही इसमें तेजी आएगी। कोविड-19 के खिलाफ बड़ी आबादी में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने को ही हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रमंडल देशों के मंत्रियों के वैश्विक मंच की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रमंडल देशों के सदस्यों के रूप में हमें सभी मुद्दों पर एकजुट होकर खड़े होने की जरूरत है, और वो भी खासकर ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी के संकट से गुजर रही है। उन्होंने खेल की गतिविधियां फिर से शुरू करने की भारत की रूपरेखा साझा करने के साथ कोविड महामारी के बाद के युग में साझा खेल नीति तैयार करने में योगदान करने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट लोगों को सेहतमंद रखते हुए महामारी से लड़ने में सक्षम बनाने के मामले में बहुत उपयोगी साबित हुआ है। राष्ट्रमंडल महासचिव पैट्रिशिया स्कॉटलैंड क्यूसी ने भी कोविड महामारी से लड़ने के लिए अनूठी पहल के रूप में भारत के फिट इंडिया मूवमेंट की सराहना की।
और इन खबरों के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। COVID-19 has been described as a pandemic by the World Health Organization. What does that mean? Characterizing COVID-19 as a pandemic is not an indication that the virus has become deadlier. Rather, it is an acknowledgement of the disease's geographical spread. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। खबरों में बढ़ेंगे आगे। भारत और चीन सीमा से सैनिकों को पीछे ले जाने की प्रक्रिया को विश्वसनीय तरीके से लागू करने पर सहमत हुए हैं। दोनों देश इस बात पर भी राजी हुए कि इस बारे में पिछले दिनों सैन्य कमांडरों की बैठक में तय हुए मापदंडों को लागू करना दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की बेहतरी के लिए आवश्यक है। भारत और चीन लद्दाख क्षेत्र में सीमा पर शांति की जल्द से जल्द बहाली के लिए द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल्स के आधार पर काम करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच रिश्तों को सुधारा जा सके। ये फैसला शुक्रवार को भारत चीन सीमा मसलों पर परामर्श और तालमेल के लिए बनी समिति यानी कि WMCC की 17वीं बैठक में लिया गया। इस बैठक की सह अध्यक्षता की विदेश विभाग में पूर्व एशिया के मसलों के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव ने, जबकि चीन की तरफ से ये जिम्मेदारी उठाई चीनी विदेश मंत्रालय में सीमा मामलों के प्रमुख होंग लियांग ने। सीमा पर तनाव को कम करने के लिए दोनों ही पक्षों ने जल्द ही कमांडरों की दूसरी बैठक बुलाने पर जरूरत दी है। बैठक में पश्चिम सीमा पर LAC पर तनाव कम करने के लिए उठाए गए प्रयासों की प्रगति पर भी चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि वे द्विपक्षीय सैन्य और राजनयिक संवाद और परामर्श को दो विदेश मंत्रियों और सीमा के मुद्दों पर विशेष प्रतिनिधियों द्वारा आम सहमति के अनुसार बनाए रखेंगे, जमीन पर शेष मुद्दों को ठीक से संभालेंगे और सीमा स्थिति को और ठंडा करने को बढ़ावा देंगे। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि वे चीन भारत सीमा मामलों के परामर्श और समन्वय तंत्र और दोनों ही देशों की सीमा रक्षा बलों की कमांडर स्तरीय बैठक सीमा क्षेत्रों में विश्वास के निर्माण को मजबूत करने और सीमा क्षेत्रों में संयुक्त रूप से शांति बनाए रखने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। दोनों ही पक्ष इस बात पर सहमत थे कि तनाव कम करने के लिए 5 जुलाई 2020 को दोनों देशों के बीच हुई बातचीत में तय नियमों और शर्तों का पालन किया जाए। भारतीय वायुसेना की 3 दिन तक चली अहम बैठक में अगले 10 साल तक का खाका तैयार किया गया। भारतीय वायुसेना के शीर्ष कमांडरों ने 3 दिवसीय मंथन सम्मेलन के खत्म होने पर शुक्रवार को 10 साल के लिए देश की हवाई ताकत बढ़ाने का पूरा खाका तैयार किया। बैठक में प्रतिकूल हालात समेत किसी भी खतरे से निपटने को लेकर व्यापक विचार विमर्श हुआ। वायुसेना अध्यक्ष ने सभी कमांडरों के साथ साथ वायुसेना मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं से संबंधित स्थितियों और मुद्दों की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इजरायल के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल बेंजामिन गेट्स के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग की प्रगति पर संतोष जाहिर किया और रक्षा संबंधों को और मजबूत करने की संभावनाओं पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए अनुसंधान और विकास में आपसी सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। दोनों न केवल इस बात पर सहमत हुए कि एक दूसरे का सहयोग आगे भी जारी रखेंगे, जो न केवल दोनों देशों को लाभान्वित करेगा बल्कि संपूर्ण मानवता की भी सहायता करेगा। रक्षा मंत्री ने रक्षा निर्माण में FDI की नई उदार व्यवस्था के तहत इजरायली रक्षा कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करने के लिए आमंत्रित किया है। दोनों मंत्रियों ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। भारत ने हमेशा से ही अपने पड़ोसी देशों की मदद की और इसी कड़ी में भारत ने नेपाल में महेंद्र मोरंग मल्टीपल कैंपस के नए विज्ञान ब्लॉक भवन का निर्माण किया। भारत ने इसको त्रिभुवन विश्वविद्यालय को सौंपा है। यह कार्यक्रम काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास में आयोजित किया गया। कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया।
भवन बनाने का पूरा खर्च भारत ने दिया है। इस भवन के निर्माण में 4 करोड़ 43 लाख नेपाली रुपए का खर्च आया है। राज्यसभा के नए सांसदों को विभिन्न संसदीय समिति में शामिल करने के बाद राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को राज्यसभा के उपसभापति के पैनल का पुनर्गठन किया। सभापति ने इस पैनल में राज्यसभा के 6 सदस्यों को शामिल किया है। जिन सांसदों को इसमें शामिल किया गया उनमें भुवनेश्वर कलिता, वंदना चहवाड़, सुखेंदु शेखर राय, सुरेंद्र सिंह नागर, अल हनुमंतया और सस्मित पात्रा शामिल हैं। इससे पहले बुधवार को राज्यसभा के नवनिर्वाचित 61 सदस्यों में से 45 को शपथ दिलाई गई थी। इसके बाद सभी सदस्यों को विभिन्न समितियों में शामिल किया गया। साथ ही कुछ पुराने सांसदों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। आनंदीबेन पटेल नियमित व्यवस्था होने तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल का कार्यभार संभालेंगी। राजस्थान में विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर कुछ सवाल उठाए हैं, जिन पर विचार के लिए अशोक गहलोत कैबिनेट की बैठक कल रात 9:30 बजे बुलाई गई। राज्यपाल का कहना है कि कोरोना संक्रमण की वजह से सत्र बुलाया जाना ठीक नहीं है। राज्यपाल ने इसके अलावा भी कई सवाल उठाए हैं, जिसमें विधानसभा सत्र को किस तिथि से आहूत किया जाना है, इसका उल्लेख कैबिनेट नोट में नहीं है और न ही कैबिनेट की तरफ से कोई अनुमोदन प्रदान किया गया। दूसरा सवाल ये है कि अल्प सूचना पर सत्र बुलाए जाने का ना तो कोई औचित्य प्रदान किया जाता है और ना ही कोई एजेंडा प्रस्तावित किया गया है। सामान्य प्रक्रिया में सत्र आहूत किए जाने के लिए 21 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। इससे पहले राजस्थान में पिछले कई दिन से चल रहे सियासी संकट पर राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने स्पीकर की तरफ से कांग्रेस के बागी 19 विधायकों को जारी नोटिस पर रोक लगा दी। वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो ने कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह और भंवर लाल शर्मा को खरीद फरोख्त के मामले में नोटिस भेजा है। साथ ही एसओजी ने तनवीर सिंह, भगत सिंह, दिग्विजय राज सिंह और करणी सिंह को नोटिस भेजा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 21वां अंक जारी किया और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये रिपोर्ट वित्त व्यवस्था की स्थिरता और मजबूती की जानकारी देती है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आरबीआई और सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों से कोविड-19 की वजह से त्रस्त बाजार को सहायता और मजबूती मिली है और उसने कई खतरों का सफलतापूर्वक सामना किया। कोविड-19 जैसी महामारी के मद्देनजर सरकार और आरबीआई ने जो अप्रत्याशित और ऐतिहासिक वित्तीय, मौद्रिक और नियामक कदम उठाए हैं, उनकी वजह से भारतीय बाजारों में स्थिति संभली रही और वो सामान्य तरीके से चलते रहे। ये बात भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के 21वें अंक में उभर कर सामने आई है। हालांकि रिपोर्ट में सचेत किया गया है कि गैर वित्तीय सेक्टरों पर जरूरत से ज्यादा भार, वैश्विक स्तर पर राजनीतिक तनाव और कोविड-19 के कारण हुआ नुकसान वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट पहुंचा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों की तरफ से कर्ज देने में जो कमी 2019-20 की पहली छमाही में देखी गई थी, उसमें दूसरी छमाही में भी कमी ही देखने को मिली। ये कमी सभी बैंकों में लगभग समान थी। इस बीच कुछ राहत भरे संकेत भी मिले। मार्च 2020 के दौरान कमर्शियल बैंकों का रिस्क वेटेड एसेट रेशियो 14.8% रहा, जबकि सितंबर 2019 में ये रेशियो 15% था। डूबा कर्ज यानी एनपीए 9.3% से गिरकर 8.5% आ गया और इस डूबे कर्ज की प्रोविजनिंग के लिए कवरेज रेशियो भी 61.6 से बढ़कर 65.4% हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले समय में देश के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे निकट भविष्य में जब कोविड-19 की वैक्सीन आ जाती है तो सभी नागरिकों को टीका लगवाना होगा। उनमें वो लोग भी शामिल होंगे जिनके पास इन टीकों को लगवाने के लिए पैसे नहीं होंगे। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों की नकदी की स्थिति में सुधार के लिए वित्त मंत्रालय ने विशेष नकदी योजना की शुरुआत की थी। अब पहल का सकारात्मक असर दिखने लगा है। इस अहम योजना के तहत 5 प्रस्तावों के लिए 3090 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई। इसके अलावा 13,700 करोड़ से ज्यादा के 35 आवेदन भी सरकार को मिले हैं, जिन पर काम चल रहा है।
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों की नकदी की स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए घोषित किए थे। सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियमों को अधिसूचित कर दिया है। उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 के मुताबिक अब इन प्लेटफॉर्म्स पर मिलने वाले उत्पादों पर यह लिखा होना जरूरी है कि वो सामान कहां बना है। नया नियम भारत या विदेश में पंजीकृत है, लेकिन भारतीय ग्राहकों को सामान और सेवाएं देने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक खुदरा विक्रेताओं पर लागू होगा। ई कॉमर्स कंपनियों को बिक्री के लिए रखे गए सामानों और सेवाओं की कुल कीमत के साथ अन्य शुल्कों का भी पूरा ब्यौरा देना होगा। साथ ही उन्हें यह भी बताना होगा कि वस्तु की एक्सपायरी डेट क्या है। नियमों के तहत ई कॉमर्स कंपनियों को रिटर्न, रिफंड, सामान को बदलने, वारंटी और गारंटी आपूर्ति समेत अन्य सूचनाएं देनी होंगी। अगर कोई ई कॉमर्स कंपनी ऐसा करने में नाकाम रहती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी के वैश्विक संकट काल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विदेशी निवेश पर उच्च रिटर्न के लिहाज से भारत को बेहतरीन स्थान बताया। उन्होंने यूरोपीय निवेशकों से कहा है कि भारत में उनका निवेश पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने बुनियादी ढांचा, एमएसएमई और अन्य क्षेत्रों में निवेश कर लाभ उठाने को कहा। देश के ग्रामीण क्षेत्रों को पहले से ज्यादा सहूलियत देने के मकसद से डाक विभाग अपने नेटवर्क को और मजबूती देगा। इसके लिए विभाग पहले से मौजूद दायरा बढ़ाने पर तेजी से काम कर रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। डाक विभाग ने गांव में बड़ी संख्या में छोटी बचत योजनाओं की सुविधा देने के लिए अब शाखा स्तर तक अपनी छोटी बचत योजनाओं को बढ़ा दिया है। देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर की 1,31,000 से ज्यादा शाखा डाकघर कार्यरत हैं। पुनर्गठित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 1.10 करोड़ मकानों के निर्माण का काम पूरा कर लिया गया है, जिसमें इसके अंतर्गत 1.46 लाख भूमिहीन लाभार्थियों के आवास भी शामिल हैं। इसके अंतर्गत आवास निर्माण कार्य पूरा होने की औसत अवधि 114 दिन बताई गई है, जबकि ये पहले 314 दिन थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लगभग 72 लाख घरों के निर्माण का काम पूरा कर लिया गया है। अब तक 2014 से कुल 182 लाख घरों का निर्माण पूरा किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वंचित कुम्हार समुदाय के सशक्तिकरण और उसे आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़ने के लिए शुक्रवार को खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा चलाई जा रही कुम्हार सशक्तिकरण योजना के 100 प्रशिक्षित कारीगरों को 100 विद्युत चाक वितरित किए। अमित शाह ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में विद्युत चाक का वितरण किया। घरेलू मार्गों पर फ्लाइट्स के किराए पर लगाए गए प्रतिबंध को 24 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही कम से कम किराया 2,000 से 6,500 रुपए के बीच लागू होगा। ये जानकारी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी। भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2022 तक अपने सभी डिब्बों में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस टैग के जरिए रेल डिब्बे जहां कहीं भी हों उनका पता लगाया जा सकता है। अब तक 23,000 रेल डिब्बों में RFID टैग लगाए जा चुके हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से अपनी मातृभाषा से लगाव करने और उसमें महारत हासिल करने का आह्वान किया। हालांकि उन्होंने सांस्कृतिक विविधताओं और मूल्य प्रणालियों की व्यापक समझ के लिए अन्य भाषाओं को सीखने के लिए भी आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हो रहे वर्ल्ड तेलुगु कल्चरल फेस्टिवल के वर्चुअली उद्घाटन के बाद संबोधन में ये बात कही। समारोह में ऑनलाइन प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भाषा से व्यक्ति के संस्कारों और संस्कृति की पहचान होती है। इसलिए संस्कृति और मूल्यों को आत्मसात करने के लिए भाषा सीखना और मातृभाषा में महारत हासिल करना जरूरी है। उन्होंने मानसिकता और दृष्टिकोण को बदलने के लिए व्यापक सांस्कृतिक और भाषाई आदान प्रदान की अपील की। राष्ट्रपति ने कहा कि माँ और मातृभूमि से प्यार होने के साथ साथ मातृभाषा और शिक्षक का सम्मान जरूरी है। उन्होंने कहा कि धर्म व्यक्तिगत मुक्ति का एक मार्ग है, लेकिन संस्कृति उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जीने का व्यवहारिक तरीका सिखाती है। बाढ़ पीड़ित असम और बिहार में मुसीबतें बढ़ सकती हैं और मौसम विभाग के मुताबिक हिमालयी क्षेत्र में 26 जुलाई से फिर से भारी बारिश के आसार हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल बाढ़ और कोविड-19 से पीड़ित असम, बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए राहत सामग्री रवाना की।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन से रेड क्रॉस राहत आपूर्ति के 9 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव R.K. जैन भी मौजूद रहे। राहत सामग्री में टेंट, कपड़े, वाटर प्यूरिफायर, सर्जिकल मास्क, PPE किट और फेस शील्ड शामिल हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के भी अध्यक्ष हैं। ये राहत सामग्री संबंधित राज्यों में रेड क्रॉस की स्थानीय शाखाओं के जरिए पीड़ित लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो इसी के साथ इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।